हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लेस्ट्रॉन पढ़ेंगे। टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन। तो ये टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन है क्या? टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन माइक्रोवेव डिवाइस है और ये एज ए एम्पलीफायर वर्क करता है। अदर एम्पलीफायर तो हम लोग जानते ही हैं, बीजेटी एम्पलीफायर जो बीजेटी से बना हो, एफईटी से बना हुआ एम्पलीफायर। इसी तरह ये माइक्रोवेव डिवाइस है और ये माइक्रोवेव एम्पलीफायर की तरह काम करता है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, जिस बेसिस पे ये काम करता है, वो है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, या इसको करंट मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। तो ये हम उसका भी डायग्राम देख रहे हैं, जिसमें ये कैथोड पार्ट है, ये एनोड पार्ट है। इधर हमारा सेल लगा हुआ बैटरी, जिसका कि वोल्टेज V0 है। ये जो नेगेटिव पार्ट है वो कैथोड से, पॉजिटिव एनोड से कनेक्टेड है। अब ये क्या हमारा, यहाँ पे इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन। ये रहा इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है? ये इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होता है इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। दूसरा मेथड भी है, देखो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करता है इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ से इंजेक्ट होने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसको एज ए बीम बनाने के लिए यहाँ पे एक मैग्नेट दिया जाता है दोनों साइड से, ताकि ये एक बीम में रहे, एक अरेंजमेंट में बना रहे, सीधा सीधा ऐसे जाए, यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से जाए और यहाँ पे कलेक्ट हो जाए नोड के पास। तो ये जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं फोकसिंग मैग्नेट बोलते हैं। ये जो दोनों लगा हुआ है उसको बोलते हैं फोकसिंग मैग्नेट। अब ये जो पार्ट है, ये सिंगल पार्ट है, एक ही चीज है। ये ऊपर से लेकर नीचे तक ये एक है, और ये गैस ट्यूब है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट गैस ट्यूब है। इसको बोलते हैं रेजोनेटर। यहाँ एक रेजोनेटर लगा हुआ, यहाँ पे दूसरा रेजोनेटर लगा हुआ। इस रेजोनेटर को नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी। इस रेजोनेटर को बोलते हैं बंचर कैविटी, इसका नाम है कैचर कैविटी। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये सीधा 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 जाता हुआ एनोड को कलेक्ट हो जाएगा और कुछ नहीं करेगा। ये कब तक नहीं करेगा? ये जब तक कि हम यहाँ पे इन रेडियो फ्रीक्वेंसी इनपुट, रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या, हाई फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज का एक इनपुट होता है, वो हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, और इसी सिग्नल को एम्पलीफाई करके ये कैचर कैविटी से ये एज ए आउटपुट प्रोवाइड कराएगा हमको। तो देखते हैं कि हम ये कैसे एम्पलीफाई करके यहाँ से आउटपुट देगा। सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई इनपुट नहीं दिया हुआ, तो क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे एनोड के पास चला जाएगा और कुछ नहीं करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ, और इस स्पेस को, जो बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच का जो स्पेस है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट लेंथ। उसको एल से डिनोट कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको एल से डिनोट कर रहे हैं। अब हम क्या किए, यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो वोल्टेज है, हमारा जो आरएफ इनपुट है, वो देंगे तभी तो हमारा आउटपुट निकलेगा। तो अब हम उसको इनपुट प्रोवाइड कराएं। तो इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो एक पल्स जैसा बनेगा सिग्नल, ऐसा सिग्नल होगा, इस टाइप का कोई एक सिग्नल होगा। तो इस सिग्नल के वजह से यहाँ पे ये जो लाइन है, लाइन एरो बना हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एरो बना हुआ, क्या होता है, वो सिग्नल देते ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव हो जाए, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाए। वो तो सिग्नल कभी प्लस कभी माइनस होता रहता है हर साइकिल में, तो हर साइकिल में प्लस माइनस होता रहता है।
तो अभी प्लस है, नेक्स्ट साइकिल में माइनस हो जाएगा। तो क्या होता है, हमेशा फील्ड पॉजिटिव से माइनस नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है ऑलवेज। पॉजिटिव चार्ज इधर है और नेगेटिव चार्ज इधर है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वो क्रिएट करता है। ठीक, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट? इस इनपुट सिग्नल देने से, आरएफ इनपुट देने से। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? तो जैसे ही अलग अलग चार्ज कैरियर जमा हो जाते हैं, जैसे यहाँ यहाँ कोई एक प्लेट है मान लो, तो प्लेट है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा हो गया। तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू क्या है? चार्ज, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो इस फील्ड में है, सपोज इधर से एंटर किया, लेफ्ट साइड से राइट की साइड एंटर किया तो ये फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा है। फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ से है, प्लस से माइनस, और ये जा भी इधर ही रहा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको रोकेगा। कौन रोकेगा? ये फोर्स। क्यों रोकेगा? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया नेगेटिव, तो यहाँ माइनस लग गया। तो फोर्स जो लगता है इलेक्ट्रॉन पे हमेशा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे अगर ये इसमें जाएगा तो इसको फोर्स लगेगा, और ये अगर सपोज तेजी से जा रहा होगा तो इसको यहाँ पे स्लो हो जाएगा, रिटार्ड हो जाएगा। बट अगर ये इस डायरेक्शन से आ रहा होता तो इसको और फोर्स मिल जाता और तेजी से पास करता, बट इस डायरेक्शन से जा रहा है तो यहाँ पे स्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फील्ड के डायरेक्शन में रिटार्ड और अपोजिट डायरेक्शन में फास्ट हो जाता है। ठीक, तो अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस समय तो फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इधर से आ रहा है, किसी स्पीड से आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट साइकिल में मान लो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो गया, तो फील्ड का डायरेक्शन तो राइट साइड से लेफ्ट साइड हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन फास्ट हो जाएगा। ठीक, तो यही इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन की। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को ये जो बंचर कैविटी है, बंचर कैविटी में उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन आरएफ इनपुट। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका स्पीड कम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड है तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा। अब वो इंक्रीज्ड स्पीड या रिड्यूस्ड स्पीड के हिसाब से यहाँ से मूव करना चालू करेगा और यहाँ जाके पहुंचेगा, और यहाँ पहुंचेगा। हाँ, अब ऐसा ही जो स्पीड किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पीड को घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद समझेंगे। देखो, force is in opposite direction of electric field, so when electron moves in direction of electric field it retards or डीएसेलरेट। मतलब कि अगर फील्ड के डायरेक्शन में ही वो मूव कर रहा है तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होता तो उसका स्पीड बढ़ जाता। तो जैसे कोई सिग्नल है, जैसे आरएफ इनपुट था, तो आरएफ इनपुट यहाँ पे सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत मैक्सिमम हो जाएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड बहुत स्लो हो जाएगा। देखो क्या बताना चाहते हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके निकलेगा, या जैसे भी मान ले, समझने के लिए ऐसा बोलते हैं कि जैसे जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आएगा, सबसे पहले उसको बोलेंगे अर्ली इलेक्ट्रॉन, सबसे बाद में आएगा उसको बोलेंगे लेट इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है, जैसे आरएफ इनपुट है, आरएफ इनपुट है तो आरएफ इनपुट में मान लो कि एक समय, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे निकला, कोई इलेक्ट्रॉन है जो इस टाइम पे निकला, इस टाइम पे यहाँ एक टाइम बना ना,
ये जो टाइम बना यहाँ पे उस टाइम पे निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकला इस टाइम पे, ये टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन निकला, ये टाइम पे, ये जो जीरो वाला, ये जीरो पे जब ये जीरो था तो जो जीरो पे निकला, जब RF इनपुट जीरो था, जीरो को क्रॉस कर रहा था, उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन RF इनपुट के जीरो क्रॉस करते समय निकला उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। और एक होता है अर्ली इलेक्ट्रॉन, एक होता है लेट इलेक्ट्रॉन। तो अब सोचो कि हम ये मॉड्यूलेशन इसलिए कर रहे हैं कि अलग अलग टाइम पे निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, बट हमको क्या है यहाँ पहुंचना सेम टाइम पे है। यहाँ पे जितने सब इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सेम टाइम पे पहुंचना चाहिए एक साथ। तो अब सोचो कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो जो पहले आया तो अगर सेम स्पीड से चला जाए तो पहले पहुंचेगा और बाद वाला लेट से पहुंचेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले का स्पीड को स्लो कर देंगे, बाद वाले का स्पीड को फास्ट कर देंगे। और एक जो रेफरेंस है वो तो अपने स्पीड से जा ही रहा है, तो जो पहले है उसका स्लो कर देंगे, बाद वाले का फास्ट कर देंगे, तो सब तीनों मिलके एक साथ पहुंचेगा यहाँ पे। तो वही स्पीड को घटाना बढ़ाना ही मॉड्यूलेशन कहलाता है। तो जो हम RF इनपुट यहाँ दे रहे थे बंचर कैविटी में, यहाँ पे RF इनपुट दे रहे थे, वो इस तरीका से इनपुट प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो हमारा अर्ली इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो हमारा लेट इलेक्ट्रॉन को ही तो हमको स्पीड बढ़ाना है, अर्ली वाले को जो पहले आ गया उसको लेट पहुंचाना है, उसको स्पीड को कम करेंगे। तो जो ये मैक्सिमम पॉजिटिव वाले पे ना वो स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। तो हम ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि जो लेट इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉइंट पे रहे, अर्ली इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी पहुंच जाएगा इसलिए उसका स्पीड को स्लो करना है तो वो यहाँ पे रहे। और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो इस पॉइंट पे क्रॉस करेंगे उसको रेफरेंस कहेंगे, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, और उसका मॉड्यूलेशन नहीं होगा, वो अपने स्पीड से चलता जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से समरी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से तीन तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो अर्ली इलेक्ट्रॉन, एक रेफरेंस इलेक्ट्रॉन और एक लेट इलेक्ट्रॉन होंगे, तीनों का स्पीड अलग अलग होगा। इसके बाद यहाँ पे RF इनपुट है, ये फील्ड के अकॉर्डिंग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन तेज चलेगा, कौन स्लो चलेगा और कौन अपने स्पीड से जाएगा। तो कौन सा अपने स्पीड से जाएगा नॉर्मल स्पीड से, वही इलेक्ट्रॉन अपने स्पीड से जाएगा जो RF इनपुट के इस टाइम पे क्रॉस कर रहा है, यहाँ से क्रॉस कर रहा है, इस समय पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये जीरो हो जाए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो कोई एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन नहीं होगा, जिस स्पीड से आ रहा था उसी स्पीड से चलता जाएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे उसको और स्पीड मिल जाएगा और यहाँ पे स्पीड उसका कम हो जाएगा। तो अर्ली इलेक्ट्रॉन जो पहले आया है वो पहले पहुंच जाएगा, इसलिए उसका स्पीड को कम कर देंगे। तो उसका स्पीड को कम करने के लिए अर्ली इलेक्ट्रॉन को यहाँ होना चाहिए और जो लेट इलेक्ट्रॉन उसका स्पीड फास्ट हो जाना चाहिए, तो फास्ट यहाँ पे होता है तो वो यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, अब जो इसी चीज को दिखाता है उसको बोलते हैं एप्पल गेट डायग्राम। एप्पल गेट डायग्राम, अब ये वही सिग्नल है, तो ये RF इनपुट है, ये वाला जो पोर्शन है RF इनपुट। तो हम क्या देखे थे, अर्ली इलेक्ट्रॉन मतलब पहले आया है, पहले आया है तो वो पहले पहुंच जाएगा, अगर अपने स्पीड से जाएगा तो उसके स्पीड को स्लो करो। तो स्लो करने के लिए नेगेटिव पे जाना चाहिए, नेगेटिव पे किया तो ये अर्ली इलेक्ट्रॉन था, स्लो कर दिया उसको। और ये तो जीरो है, वहां पे कोई फील्ड नहीं रहेगा तो अपने स्पीड से जाएगा। फिर है पॉजिटिव पे, पॉजिटिव पे किसको रखना है, यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी उसको प्रोवाइड हो जाएगा। मैक्सिमम किसको देना है, जो लेट से आया है, ताकि सेम टाइम पे पहुंचे। तो ये पहुंच रहा है यहाँ पे, ये पहुंच रहा है यहाँ पे, ये पहुंच रहा है यहाँ पे, एक साथ निकला तो इस टाइम पे,
लेट इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, अर्ली इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, बट पहुंच एक साथ रहा। ये एल है वही ड्रिफ्ट लेंथ, और ये बंचर कैविटी है को डिनोट कर रहा, और ये कैचर कैविटी को डिनोट कर रहा। अब इसी के बारे में है एट पॉइंट बी डैश, इसमें हम लोग ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश लिख दिए, ए डैश बी डैश सी डैश। एट पॉइंट बी डैश, एट पॉइंट बी डैश, ये वाला पॉइंट, द इनपुट आर एफ वोल्टेज इज जीरो, कुछ नहीं वोल्टेज है, यही आर एफ इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पे जीरो है, कुछ नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस गैप ए, जो उस डायग्राम में देख रहे थे गैप ए इज जीरो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन विच पासेस थ्रू गैप ए एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अनअफेक्टेड, उसको कुछ नहीं होगा, उसे सेम स्पीड, जिस स्पीड से वो इलेक्ट्रॉन गन से निकला था उसी स्पीड से क्रॉस कर जाएगा। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन को रेफरेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा वी आर बोलेंगे रेफरेंस वेलोसिटी, और वो होगा वी नॉट। वी नोट क्या है आगे देखेंगे। और ये वी नोट स्पीड से टुवार्ड्स गैप बी जाएगा। गैप बी कौन सा था, जो कैचर कैविटी था। तो जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है, मान लो सपोज ये है रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये वी नोट स्पीड से यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। दूसरा है द इलेक्ट्रॉन विच लीव्स गैप ए, गैप ए देख लिए बंचर कैविटी। द इलेक्ट्रॉन विच लीव्स गैप ए आफ्टर रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद आया, उसको बोलते हैं लेट इलेक्ट्रॉन। अब ये लेट निकला है, इसको मतलब इसको जल्दी पहुंचना होगा, एक साथ पहुंचना है। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल पास द गैप ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल ऑफ आर एफ सिग्नल। तो हम देखे थे कि पॉजिटिव साइकिल जब चल रहा होगा तो पॉजिटिव साइकिल पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है, तो उसको जल्दी पहुंचना है, इसलिए उसको पॉजिटिव साइकिल के पीक पे ही होना होगा, तभी जाके वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिलेगा। तो इसको बोलते हैं लेट इलेक्ट्रॉन। तो लेट इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा होगा, वी आर से ज़्यादा होगा। तो वी रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा, लेट इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी रेफरेंस वोल्टेज से ज़्यादा। एक और है द इलेक्ट्रॉन विच लीव्स गैप ए, गैप ए है बंचर, स्लाइटली अर्ली देन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो था उससे पहले ही आ चुका था, ये इज कॉल्ड अर्ली इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन विल पास थ्रू आर एफ वोल्टेज, जो हम इनपुट दिए हैं आर एफ इनपुट, ड्यूरिंग निगेटिव पीक। निगेटिव पीक पे क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो उसका स्पीड को कम कर देता है, क्योंकि ये अर्ली आया था, पहले ही आ चुका था, तो इसको पहले आ गया था, तो इसको स्लो करना होगा, स्लो करने के लिए इसको नेगेटिव पीक पे देना होगा, तभी रिटार्डेशन होगा और एक साथ पहुंचेंगे सारे इलेक्ट्रॉन। तो जो इसका अर्ली इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी होगा वो रेफरेंस वोल्टेज से कम होगा। तीन तरह का देख लिए। अब इससे क्या होगा, अभी जितना हम लोग अभी डिस्कस किए थे सेम चीज, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन, कौन सा एक्शन, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, द इलेक्ट्रॉन गेट बंच्ड, बंच्ड मतलब एक साथ हो जाना, ड्यूरिंग देयर ट्रैवल इन ड्रिफ्ट स्पेस, मतलब वो जो ड्रिफ्ट स्पेस एल लेंथ का था उस लेंथ में जाते 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 वो जमा हो जाते हैं, एक बीम की तरह बन जाते हैं और बंच्ड हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन बिखरे बिखरे नहीं रहेंगे, एक साथ हो जाएंगे। किस प्रोसेस से, वेलोसिटी मॉड्यूलेशन से। और एक पल्सेटिंग स्ट्रीम बनाते हैं, पल्सेटिंग स्ट्रीम, ये रहा पल्सेटिंग स्ट्रीम बना लेते हैं वो। एंड वो पल्सेटिंग स्ट्रीम क्या करते हैं, फिर वो गैप बी से पास करता है। गैप बी से जब पास कर रहा होता है, यहाँ पे एक वीडियो भी दिखाएंगे, वीडियो डला हुआ है उसमें भी देख लेना। अब यहाँ पे ये पहुंचा सब बंच बना के, बंच बनाता है तो क्या होता है, जैसा फील्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है वैसा ही फील्ड यहाँ भी क्रिएट हो रहा होता है। तो ये क्या है, जैसे हम लोग एनर्जी का जानते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है, कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको एक काइनेटिक एनर्जी देंगे तब वो मूव करेगा, मतलब कोई एक एनर्जी देंगे तो वो मूव करेगा, मूव करेगा तो वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे यहाँ से तो वो आ रहा था,
यहाँ से आ रहा था, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आया, इस बैटरी से आया, इस बैटरी से आया। अब यहाँ पे, यहाँ से ऐसे पहुंचा यहाँ पे, तो यहाँ अपने आप ये फील्ड जब मिलता है, यहाँ भी जैसे यहाँ पे फील्ड है वैसे इस कैचर कैविटी में कुछ फील्ड रहता है। उस फील्ड के वजह से ये जो बंच है वो स्लो हो जाता है अपने आप, फील्ड की वजह से। अब वो स्लो हो जाता है, इसका मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी लेस हो गया, लॉस हो गया। वो लॉस हो के कहाँ जाता है, ये जो रेजोनेटर है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के तरह इसमें ट्रांसफर हो जाता है, इस रेजोनेटर में। ये जो बंच होके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं, तो ये अपना एनर्जी लूज करते हैं। कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लूज करते हैं, किस फॉर्म में, इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके फॉर्म में। इसमें जो अपना लूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे ईएम वेव क्रिएट होता है और यही यहाँ से आउटपुट निकलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एम्पलीफाइड होता है। इसका आरएफ इनपुट दिए थे, उसका एम्पलीफाइड वर्जन यहाँ से निकलता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा मैकेनिज्म। अब उसका कैलकुलेशन ये सब है बस। वही लिखा हुआ, इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू गैप बी एंड ट्रांसफर एनर्जी टू आउटपुट कैविटी। अब ये जो बंचिंग हो रहा था वो वंस एक साइकिल में, एक जैसे एक साइकिल होता है सिग्नल का, उस एक साइकिल में एक ही बार होगा। ये देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन से निकल रहा था, निकल तो रहा था अलग अलग टाइम पे, बट पहुंच एक साथ रहा, एक साथ ऐसे बंच बनाता हुआ, बंच बनाता हुआ पहुंच रहा है यहाँ पे। ये है हम लोग का ये बंचर गैप और ये कैचर गैप। तो जब यहाँ पे बंच बनाता है तो ये पल्सेटिंग स्ट्रीम बन जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ इधर कुछ नहीं, तो इधर कुछ, जीरो। अचानक से ये इंक्रीज हुआ, कुछ नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन हाई करंट मिलेगा यहाँ पे, जीरो। अब सारा इलेक्ट्रॉन यही है तो हाई करंट मिलेगा, जीरो, हाई। तो ये हमारा एम्प्लीफिकेशन हो गया है। अब देखेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, when electron moves in electric field, it gains kinetic energy और loses it। मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो या तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है, जैसे बोल देख रहे थे ना, आरएफ सिग्नल था तो पॉजिटिव पिक पे जा रहा था तो एसेलरेट हो जा रहा था, नेगेटिव पिक पे डीएसेलरेट। तो एसेलरेट हो रहा है तो वो क्या, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, और डीएसेलरेट मतलब लूज कर रहा है। तो वो कहाँ से गेन और लूज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से। अब हम जैसे सपोज एक किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने के लिए, मतलब वो शुरू करने, मूव करने के लिए क्या जरूरत है, एक ईवी, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूरत होता है एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी कितना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इसको मूव करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को मूव करने। जैसे ही मूव किया उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, हाफ mv²। क्या दिए थे, इतना उसको हम एनर्जी दिए थे तो मूव कर गया, मूव करने के बाद उसमें स्पीड आ गया कितना, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे v² इज इक्वल टू 2ev_m। ये v क्या है, वोल्टेज है, वोल्टेज, वोल्टेज पोटेंशियल देंगे ना उसको, तो v² इज इक्वल टू 2ev0/m। अब यहाँ से ये 2qv/m, ये क्या इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो उसको जनरल इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 1। Q का वैल्यू 1.60 इंटू 10⁻⁻19 m है इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होता है। अब ये पुट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना निकल के आ जाएगा। और ये V0 क्या है, वोल्टेज, जिस बैटरी, जो बैटरी दिए थे जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ था। अब वेलोसिटी मॉड्यूलेशन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे। ये हमारा है बंचर कैविटी, ये है कैचर कैविटी। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा V0 स्पीड से, क्योंकि उसका स्पीड अभी निकाला है V0।
ये रहा वी नोट अभी निकाले, ये वी नोट अलग है और ये वी नोट अलग है, ये है वोल्टेज और ये वेलोसिटी। तो सपोज ये वी नोट स्पीड से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, अब ये कैविटी था, ये हमारा रेजोनेटर था, तो सपोज टी नोट टाइम पे घुसा यहाँ पे एंटर किया और टी वन टाइम पे निकला, तो कितने देर रहा है इसमें, टी वन माइनस टी नोट, उतने देर तक रहा। अब हम जानते हैं कि इसमें होता है वेलोसिटी मॉड्यूलेशन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, अगर ज़्यादा है तो कम, कम है तो ज़्यादा करना, तो वेलोसिटी मॉड्यूलेशन करना है उसको। तो अब चूंकि वो वी नोट नहीं रहेगा, अब तो वो चेंज हो जाएगा, उसका नाम दे दिए वेलोसिटी एट टी वन, टी वन से टी वन टाइम पे ही निकलेगा ना, तो वेलोसिटी एट टी वन उसका नाम दे दिए। अब ये इस स्पीड से यहाँ पहुंचेगा कैचर कैविटी के। अब ये जो बीच में गैप है उसको डी बोल रहे हैं। तो अब वी टी वन नाम है किसका, वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड वेलोसिटी का, वी नॉट जो पहले से था अनमॉड्यूलेटेड वेलोसिटी, और टी वन माइनस टी नॉट जो अभी देख रहे थे, ये जो टी वन माइनस टी नॉट, मान लो यहाँ 3 सेकंड पे एंटर किया, 5 सेकंड पे निकला, तो कितने देर रहा, 2 सेकंड। तो वही चीज इसको दे दिए टी, टी इजकल टू टी वन माइनस टी नॉट, इसका नाम है गैप ट्रांजिट टाइम, गैप ट्रांजिट टाइम, टाउ बोलते हैं इसको। अभी फॉर्मूला देखे थे हम लोग, वी, वी क्या था, वी इज इक्वल टू 2 क्यू वी नॉट बाई एम अंडर रूट। अब यही फॉर्मूला का यूज करके यहाँ पे लिखेंगे वी टी वन, ये क्या है मॉड्यूलेटेड, 2 क्यू वी नॉट प्लस, वी नॉट तो पहले से था, प्लस हो गया यहाँ पे क्योंकि आर एफ इनपुट दे रहे हैं ना, तो स्पीड तो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आर एफ इनपुट। तो ये आर एफ इनपुट चूंकि वो एसी सिग्नल है, आर एफ इनपुट तो एसी सिग्नल है। अब एसी सिग्नल है तो हम डायरेक्ट तो उसका कुछ वैल्यू लिख नहीं सकते, तो उसका हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, एवरेज वैल्यू ही तो उसका डीसी वैल्यू देता है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ आर एफ सिग्नल, अगर इस एसी सिग्नल का एसी वैल्यू पता करना है तो आरएमएस निकालेंगे, और उसका डीसी वैल्यू पता करना है तो उसको एवरेज निकालेंगे। तो 2 क्यू बाई एम वी नॉट, और इंक्रीज हो गया सपोज या डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे जो हम आर एफ सिग्नल दिए थे, ये वाला आर एफ सिग्नल, तो इसका एवरेज वैल्यू काउंट करके देंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ आर एफ सिग्नल। अब ये कैसे निकलेगा एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है 1/t, 1/t टी नॉट टू टी वन वी वन साइन ओमेगा टी डी टी, क्योंकि ये टी नॉट टू टी वन क्यों, क्योंकि उतनी ही देर तक वो उस गैप में था, उसके बाद तो इतने ही देर में इसका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद तो वो अटेन कर चुका होता है सेम। इसी तरह से गैप ट्रांजिट एंगल, चूंकि ये डब्ल्यू टी है, ओमेगा इंटू टी, डब्ल्यू नहीं ओमेगा इंटू टी, यहाँ पे टाइम है, तो ये टाइम टी कितना होगा, तो ये टी वन माइनस टी नॉट होगा, तो ये साइन थीटा बोलते हैं इसको, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो थीटा चेंज हो रहा है टी, इसके अकॉर्डिंग टी नॉट से टी वन, तो इसको यहाँ भी चेंज करेंगे, इसको गैप ट्रांजिट एंगल बोलेंगे, ओमेगा टी नॉट माइनस टी वन होगा यहाँ पे, टी वन माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब गैप ट्रांजिट टाइम, गैप ट्रांजिट टाइम मतलब कितना समय लगेगा उस गैप में, और डीसी क्यों, डीसी इसलिए क्योंकि रेफरेंस वोल्टेज के लिए हम लोग, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन में कोई मॉड्यूलेशन नहीं होता, वो अपने स्पीड से चलता है, उसका स्पीड क्या है वी नॉट, वी नॉट ही तो उसका स्पीड है, तो वो अपने स्पीड से चलता है। तो टाइम क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना था उस गैप का डी, चाल कितना है वी नॉट, क्योंकि वो डीसी है, अपने रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं। अब सेम जब टी निकल गया तो थीटा जी मतलब गैप ट्रांजिट एंगल कितना होगा, ओमेगा इंटू टाउ, तो ओमेगा इंटू टाउ डी वाई वी नॉट, इसको बोलेंगे डीसी गैप ट्रांजिट एंगल, डीसी क्यों, क्योंकि ये वी नॉट रेफरेंस के लिए है, उसमें कोई डीसी एसी नहीं है। अब हम इसको पुट करेंगे, किस में पुट करेंगे,
अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 1/टाउ और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये असाइनमेंट रहा कि इक्वेशन नंबर 3 से ये वाला कैसे आता है। ये 3 नंबर का असाइनमेंट है। असाइनमेंट अपलोड करने के लिए हम बोलेंगे गूगल क्लासरूम में, ये उससे नॉर्मल कैलकुलेशन है, साइन मतलब ट्रिगोनमेट्रिक एक तो फॉर्मूला यूज करके ये आ जाएगा और कुछ नहीं है उसमें। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थीटा जी होता है ओमेगा डी वाई वी नॉट, तो इसको लिख सकते हैं साइन थीटा जी बाई 2 लिख दिए, और नीचे वाले को थीटा जी बाई 2, बाकी ये एक्सप्रेशन रहा। इसको हम लोग एक वैल्यू मान लेते हैं, ये जो ऊपर नीचे वाला पोर्शन है दोनों, इसको एक वैल्यू मान लिए बीटा आई, बीम कपलिंग कोफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन सब कपल कर रहा है, कपलिंग मतलब एक साथ हो रहे हैं, बीम बना रहे हैं, वो कलेक्ट होके पहले वाला भी एक साथ जा रहा है, रेफरेंस वाला भी एक साथ जा रहा है, लेट वाला भी एक साथ जा रहा है, तो बीम बना रहा है। तो कितने अच्छे से बीम बनाएगा उसको कपलिंग कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो ये साइन थीटा जी बाई 2 डिवाइड बाई थीटा जी बाई 2, इसको बीटा आई मान लिए। तो ये हो गया V1 इंटू बीटा आई इंटू साइन ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी बाई 2। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब VT1 क्या था, VT1 था, ये हमारा VT1 था 2Q/m ये। अब ये VT निकल गया हमारा, अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर दिए, सब्स्टिट्यूट करके अब V0 कॉमन ले लिए, V0 कॉमन ले लेंगे तो हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ये एक्सप्रेशन बच गया। तो अब ट्रिगोनमेट्री में हम लोग जानते हैं, ये देखो वी वी बी आई बीटा आई V1 बाई V0। V0 क्या है, V0 तो वोल्टेज सॉरी इलेक्ट्रॉन का रेफरेंस वोल्टेज है, रेफरेंस वेलोसिटी है सॉरी। और ये जो V1 है, नहीं नहीं, ये V0 है बैटरी का वोल्टेज, शुरुआत में जो दे रहे थे नोड के थोड़ को। और ये है जो RF सिग्नल है, RF सिग्नल का V1 है, जिसका कि एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, ये वाला उसी को तो एम्पलीफाई करना है, तो उसका वोल्टेज बहुत कम होता है, उसका वोल्टेज बहुत कम होता है। तो V1 इज लेस देन V0, V0 का ज़्यादा है और V1 बहुत छोटा है, तो ये जो वैल्यू है, और ये भी बहुत कम होता है, ये वैल्यू सपोज साइन 90, ये वाला वैल्यू 90 हमको रखना है, तो साइन 91 1/90 बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। तो ये वैल्यू भी बहुत कम हो गया, लेस देन 1, तो ये ओवरऑल वैल्यू लेस देन 1 हो गया, लेस देन 1, और ये तो ऑलरेडी 1 से कम होता है, तो ये पूरा ही वैल्यू इस टर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स, 1/√2 तो लिखते ही हैं। तो अगर ऐसा है जहाँ x का वैल्यू बहुत कम हो, तो उसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके V0 1 बाई BI V1 बाई V0 साइन ओमेगा नेट थीटा जी बाई 2, और यहाँ पे 2 लिख देंगे इसके अकॉर्डिंग। ये हमारा मॉड्यूलेटेड वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। थैंक यू।